आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 ज्योग्राफी को अक्टूबर 2021। जी हाँ, फोर्थ सीरीज़ इसे कहा जाता है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर अपने दोस्तों से कीजिए, अपने सहपाठियों से कीजिए, ताकि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में उनको पता चले और उन्हें भी फ़ायदा हो कि इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आप लोगों को स्टडी मटेरियल वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराता है। तो चलिए बिन समय गंवाएं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर MCQ टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर देखिएगा, टिक किया हुआ है रेड मार्क से। इसी तरह से आप टिक करके भी आंसर लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह से लिख लीजिए और जो ऑप्शन सही है, जैसे सी सही है तो सी लिखकर 0 डिग्री लिख दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका समय बचेगा और यह आदत बनी रहेगी तो 10 में भी आपको फ़ायदा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 का देखिए, भूमध्य रेखीय सतह पर भूमध्य रेखा का अक्षांश है सी नंबर 0 डिग्री। 2 नंबर में देखिए 1.2 में इसका सही उत्तर है डी, ऑक्सीकरण। 1.3 का देखिएगा, इसमें बताना है कि सही जोड़ा कौन सा है। तो देखिए सही जोड़ा है डी नंबर, रेलिक्ट माउंटेन अरावली। ठीक है, रेलिक्ट माउंटेन को रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं, हिंदी में अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। और इसका उदाहरण भारत का अरावली पर्वत है। इस तरह के पर्वतों का ऊपरी भाग गोलाकार होता है, इसमें चोटियां नहीं होती हैं, इनका ढलान धीमा होता है और ये पर्वत कम ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे जो भी ऑप्शन हैं वे सब गलत हैं, केवल डी ऑप्शन जो है सही है। 1.4 को देखिए, उत्तरी बंगाल की नदियों की एक विशेषता है। तो जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन गलत हैं, वे बर्फ़ से भरे हुए हैं, मतलब बर्फ़ से ही तैयार होते हैं उत्तरी बंगाल की नदियाँ। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्तंभ ए के साथ स्तंभ बी को मिलाना है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है। आप ध्यान से देख लीजिए, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 चार ऑप्शन, 4 हैं ए कॉलम में और 4 हैं बी कॉलम में। इन लोगों को एक दूसरे से मिलाना है। तो 2.1 का सही उत्तर होगा 2 नंबर, गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र। 2.2 का सही उत्तर होगा महाद्वीपीय शिल्ड। 2.3 का होगा 1 नंबर, भारतीय मानक समय। 2.4 बीरभूम का सही उत्तर होगा रोमन 3 रूड क्षेत्र। आप चाहें तो एरोज देकर आंसर्स दिखा सकते हैं, किंतु मैं बोलना चाहूँगा आप जब लिखें आंसर अपने पेज पर या फिर कभी भी एग्ज़ाम्स में लिखें तो सही तरीका होता है कॉलम ए लिख लीजिए, फिर कॉलम ए में जो भी चारों दिया गया है चारों ऑप्शंस को लिख लीजिए। कॉलम बी में जब लिखिएगा तो जिसके साथ जो मैच कर रहा है उसी नंबर को वहाँ पर लिखते हुए उसका आंसर लिखिएगा। जैसे 2.1 के साथ हो रहा है रोमन 2 गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र लिखिए। 2.2 के साथ रोमन 4 महाद्वीपीय शिल्ड लिखिए। 2.3 के साथ रोमन 1 भारतीय मानक समय को लिखिए। 2.4 बीरभूम के साथ में रूढ़ क्षेत्र लिखिए। इस तरह से आप मैच द कॉलम को सही तरह से लिखकर आंसर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो भी अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा, तो मैं फिर से इस बात को लिखकर समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, इसमें 2 नंबर करके 2 क्वेश्चन दिया गया है, 3.1 और 3.2। 3.1 में नॉर्वेस्टर्स या काल वैसाखी का क्या कारण है बताना है। काल वैसाखी के कारण को देखिए,
1 नंबर पॉइंट है, मई से जून महीने के बीच तापमान अधिक घट जाने से बहुत शीतल हवाएं चलने लगती हैं। इसके फलस्वरूप क्यूमुलस बादल, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनता है, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनता है और बाद में एक गरज के साथ काल वैसाखी उत्पन्न होती है। तो देख लीजिए, तापमान का घटना, शीतल हवाओं का चलना, क्यूमुलस बादल का क्यूमुलोनिम्बस बादल में तब्दील हो जाना, जो गरज के साथ में थंडर, हम लोग क्लाउड बोलते हैं इसको, के साथ में बारिश करवाता है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म और समुद्र की ओर से आने वाली नम हवाओं के सम्मिलन से काल वैसाखी उत्पन्न होता है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, दोनों कारण लिखिएगा सही से। 3.2 को देखिएगा। अपक्षय, वेदरिंग के 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अपक्षय के प्रभाव, सबसे पहले अपक्षय वेदरिंग की परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद में कारण जो इसके प्रभाव हैं उसको बताइएगा तो अच्छा रहेगा। अगर चाहते हैं आप इसकी परिभाषा नहीं लिखना अपक्षय की, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली अपक्षय प्रक्रिया का प्रभाव को लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानें बाह्य कारकों जैसे वायु, वर्षा, तापमान, पेड़ पौधे, जीव जंतु द्वारा विघटित की जाती है, अपघटित होती है। तो यह अपक्षय की परिभाषा है। नहीं लिखिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना क्या है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 लिखना बहुत ज़रूरी है, जो इसका आंसर है। रेगुलित का बनना, भौतिक और रासायनिक विखंडन द्वारा धरातल की चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और विखंडन के कारण और संगठित पदार्थों की परत को रेगुलित, जिसको हिंदी में आवरण प्रस्तर कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल से नीचे की ओर लुढ़कता रहता है। दूसरा पॉइंट देखिए, मिट्टी का निर्माण होना। अपक्षय प्रक्रिया का प्रमुख कार्य है मिट्टी का निर्माण करना। शुष्क प्रदेशों में सूर्य ताप द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है, जिसके कारण बार बार प्रसारण और संकुचन के कारण चट्टानें टूटते रहते हैं और मिट्टी का निर्माण होता है। तो 2 कारण आप बता लीजिए, रेगुलित बताइए, फिर मिट्टी का निर्माण बताइए। अपक्षय का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पर थंबनेल देख रहे हैं, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, इसी तरह से और भी बाकी सब्जेक्ट के थंबनेल हैं। आप प्लेलिस्ट की मदद से जाइएगा, इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहीं से जाकर आप बाकी सारे वीडियोस को नोट डाउन क्लिक करके कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत की 3 विशेषताएं बताना है। देख लीजिए, पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के तनाव के कारण ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, ब्लॉक पर्वत का शिखर कैसा होता है, चपटा होता है। दूसरा, ब्लॉक पर्वत का ढाल अधिकतर खड़ा होता है। तीसरा पॉइंट, ब्लॉक पर्वत श्रेणी के पर्वत में अनेक फॉल्ट और रिफ्ट वैली, धसान घाटी पाई जाती है। 3 पॉइंट हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है बड़ा है, 5 नंबर का है, इसको काफ़ी सोच समझ के सही से पूरे वीडियो को सुनिएगा, तब जाके आपको लिखने में सुविधा होगी। स्किप कीजिएगा तो बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ आप उसको मिस कर जाइएगा, फिर आपका आंसर में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप भौगोलिक ग्रिड का उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की स्थिति कैसे निर्धारित कर सकते हैं, इसका आंसर देखिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की एक जटिल जाल सदृश रचना होती है, जिससे पृथ्वी के धरातल पर स्थित किसी स्थान की स्थिति को ठीक ठीक ज्ञात की जा सकती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जाल की इसी रचना को पृथ्वी का जाल या अर्थ ग्रिड कहते हैं। आप देख लीजिए डायग्राम, और एकदम कोशिश कीजिएगा कि इस डायग्राम को आप इस आंसर में दिखाएं, बनाएं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आपको समय भले ही लगे किंतु बना के दिखाइएगा, अच्छा आंसर के लिए यह ज़रूरी है।
आगे बढ़ते हैं। गोलाकार पृथ्वी के धरातल पर किसी स्थान की ठीक स्थिति का निर्धारण करने के लिए कुछ आधारभूत बिंदुओं और रेखाओं की कल्पना की गई है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दो निश्चित बिंदु हैं जिनके मध्य से गुजरती हुई भूमध्य रेखा खींची गई है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण कोणात्मक दूरी से अक्षांशों का निर्माण किया गया है। समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक समानांतर रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। इसी प्रकार प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन के पूर्व और पश्चिम समानांतर देशांतर रेखाएं खींची जा गई हैं। इस प्रकार ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं परस्पर समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई एक जाल बनाती हैं, जिसकी मदद से किसी भी स्थान की ठीक स्थिति इनके कटान बिंदु द्वारा प्रकट होती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ग्लोब दिख रहा है, उसमें ग्रिड दिख रहा है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब अगर इसको कटिंग करके आप फैला देंगे तो इस तरह का ग्राफ दिखेगा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए ग्राफ पेपर की तरह ही दिखेगा। जो आप ग्राफ पेपर जब ग्राफ का मैथ्स में करते हैं, ग्राफ रेखा गणित, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से खोल के रखिएगा तो इस तरह से दिखेगा। आपको इस डायग्राम के बनाने की ज़रूरत नहीं है, यह बेंगोली वर्सन की किताब से लिया गया डायग्राम है। आपको समझाने के लिए इस डायग्राम को मैंने लाया है। और जो बताना मैं चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से किसी स्थान के बिंदु के स्थानांक निर्णय किया जाता है, कोऑर्डिनेट्स को ज्ञात करते हैं ना, उसी प्रकार भूगोल में अक्षांश और देशांतर की सहायता से किसी स्थान की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। तो यह बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपको लिखना नहीं है, आंसर में नहीं लिखना है, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। और ना ही इस डायग्राम को बनाना है, ध्यान से सुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जिसको लिखना है आपको, ग्रिड पर जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं उन्हें ईस्टिंग कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रिड की व्यवस्था में पूर्व की दूरी को निर्देशित करते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रिड में जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं उन्हें नॉर्दिंग कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रिड के व्यवस्था में उत्तर दिशा की दूरी को निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर क्या है, कैसे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। एक उदाहरण के साथ में आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से करना पड़ेगा ताकि कोई भी पॉइंट्स ना छूटे और फुल मार्क्स मिले। व्याख्या में देख लीजिए, कलकत्ता का अक्षांश हो सकता है, आप कुछ किताब में देखेंगे कि यह मिनट में चेंजेस होगा, 33 हो सकता है, 32 हो सकता है या 30 हो सकता है। तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं कि अक्षांश इसमें अलग दिया गया है या देशांतर अलग दिया गया है, क्योंकि 88.5 डिग्री हम लोग ईस्ट लिखते हैं कलकत्ता के लिए, यहाँ पे 24 लिखा गया है, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, कलकत्ता का अक्षांश 22 डिग्री 34 मिनट उत्तर और देशांतर 88 डिग्री 24 मिनट पूर्व है। इसका अर्थ यह है कि कलकत्ता भूमध्य रेखा के साथ 22 डिग्री 34 मिनट उत्तर और प्रधान मध्याह्न रेखा के साथ 28 डिग्री 24 मिनट पूर्व ईस्ट कोणात्मक दूरी पर स्थित है। उसी प्रकार अगर भारत के लिए ले लेंगे तो क्या होगा, भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश और से 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश और देशांतर के क्षेत्र में 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं समझा पाया। इसकी स्टडी पॉइंट्स लिखुड़ी देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।